हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी आप लोग बढ़िया से कर रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जितना बात हम बताए हैं उसको आप फॉलो कर रहे होंगे, उस अनुरूप जो है सो कार्य भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को आपको कैसे पढ़ना है, किन किन टॉपिक को जो है सो आपको देखना है ना, किन किताबों से पढ़ना है। इसकी चर्चा ऑलरेडी जो है सो पहले की जा चुकी है। तो हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न जो है वो अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। मतलब महत्वपूर्ण जो है सो ये टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेटर जब होता है वह जब प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन जब सेट कर रहा होता है तो कुछ ऐसा टॉपिक है जहां से वो क्वेश्चंस देता ही देता है ना। मतलब कि उसको छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ पाता, वहां से उसको क्वेश्चंस देना ही पड़ता है। इतने ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप जो सिलेबस जो देख रहे हैं है ना, जो पीजीटी का जो सिलेबस आप जो देख रहे हैं, तो इसी सिलेबस पर जो है सो पिछला पीजीटी एग्जाम भी जो है सो हुआ था और उसमें हम लोग यही देखे थे कि सिलेबस के हर खंड से जो है सो प्रश्न नहीं पूछा गया था। कुछ खास ऐसा सेक्शन था जहां से जो है सो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना, तो इसलिए इतने बड़े लंबे चौड़े सिलेबस को देख करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हतोत्साहित जो है सो आपको नहीं होना है ना। अब जब प्राचीन भारत की हम लोग बात करते हैं तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो टॉपिक आपको देखना है वो पाषाण काल वाला टॉपिक है ना। तो पाषाण काल में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो पाषाण काल में जब भी आप पढ़िए तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर के होमोसेपियंस तक की जो यात्रा है ना, मानव उद्विकास की जो यात्रा है ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर के होमोसेपियंस तक, तो इस विकास क्रम को जो है सो बेहतर तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल को, नियोलिथिक एज को जो है सो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि नवपाषाण काल एक क्रांति का काल था और यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं है ना। क्योंकि मानव पहली बार कृषि करना जो है सो आरंभ करता है ना। अब खेती जब मानव सीख लेता है तो उसका जीवन जो है वो अस्थायी हो जाता है, गांव जो है वो बसने लगते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है और फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर के होमोसेपियंस तक की यात्रा को आपको समझ लेना है। ठीक है, फिर जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि जो भी इंडस वैली से संबंधित प्रमुख जो स्थल हैं जिनकी खुदाइयां हुई हैं है ना, तो वहां से जो भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हुआ है, मतलब उन स्थलों की जो विशेषताएं हैं, तो वहां से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई या मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, तो वहां से क्या क्या चीज मिला है ना, तो इसको आपको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अपने जेहन में जो है सो रख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है सो आता है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग कला सेक्शन जो देखते हैं, जैसे मुहर निर्माण है, मनका है और भी बहुत तरह का जो है सो कला से संबंधित चीजें हैं। तो कला को जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की कला से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ना, तो उस लिपि से संबंधित प्रश्न और सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म है, तो धर्म से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इन चीजों पर आपको विशेष जो है सो फोकस करना चाहिए है ना। जब हम आगे बढ़ेंगे और जब देखते हैं वैदिक काल, तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन कैसे होता है ना। आर्यों के आगमन से संबंधित जो अवधारणा है, जो समझ है कि कैसे आए, कैसे बसे, कौन कौन सा कबीला था, किन किन क्षेत्रों में यह कबीला बसा है ना, उन सब चीजों को आपको समझ लेना है। ऋग वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ वैदिक काल में, तो उस डेवलपमेंट को जो है सो आपको समझ लेना है ना। पूरे वैदिक साहित्य को जो है सो बढ़िया से तैयार कर लीजिए, चाहे वो वेद हो या उपनिषद हो। मतलब वेद से लेकर के उपनिषद तक की यात्रा आपको बढ़िया से कर लेना चाहिए।
चाहिए, बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए, है ना। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, इन सब चीजों को समझिए। कुछ प्रमुख वैदिक शब्द हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन वैदिक शब्दों को भी जो है सो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जब हम लोग महाजनपद काल में आते हैं, मतलब बुद्ध युग में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि मगध के उदय और विकास को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। बिंबिसार से लेकर के धनानंद तक का जो काल है उसको आपको बेहतर तरीके से जो है सो देख लेना चाहिए, है ना। इसके अतिरिक्त 16 महाजनपदों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप रखिए कि कौन सा महाजनपद कहाँ अवस्थित था, किस महाजनपद की कहाँ कहाँ राजधानियां थी, किस महाजनपद से संबंधित कौन कौन से प्रमुख राजा थे। यहाँ से भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। फिर बुद्ध का जो जीवन था, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न और बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाते हैं। इसको भी आपको बेहतर तरीके से तैयार करना चाहिए। फिर महायान और हीनयान में जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, तो महायान और हीनयान को आपको बढ़िया से समझना चाहिए। महायान फिर कई और संप्रदायों में टूट गया, हीनयान भी कई और संप्रदायों में टूट गया। तो इन सभी संप्रदायों को आपको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी की जीवन को भी आपको पढ़ लेना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को भी जो है सो आपको देख लेना चाहिए। फिर जब हम लोग मौर्य काल में आते हैं, तो हम लोग पाते हैं मौर्य काल में अशोक से जो है सो प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अशोक। तो अशोक का धम्म हो या अशोक के शिलालेख हो, उसको आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। फिर मेगास्थनीज की जो विवरणी है, तो मेगास्थनीज की विवरणी को भी आपको बेहतर तरीके से तैयार कर लेना चाहिए। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि मौर्य काल का जो प्रशासन था, चूंकि वर्तमान भारतीय प्रशासन में भी बहुत सारे तत्व मौर्य प्रशासन से ही लिए गए हैं, है ना। तो मौर्य प्रशासन जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मौर्य प्रशासन को जो है सो आपको बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो मौर्योत्तर काल आता है, और मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुषाण वंश को जो है सो आपको तैयार करना चाहिए बढ़िया से। इसके अतिरिक्त मौर्योत्तर काल का जो कला है ना, गांधार कला हो, मथुरा कला हो, अमरावती कला हो, ठीक है ना, या और भी बहुत सारी कलाएं हैं, तो उनको आपको बेहतर तरीके से जो है सो समझ लेना है, जान लेना है। वहां से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त मौर्योत्तर काल में हम लोग शैव धर्म और वैष्णव धर्म के उदय और विकास को जो है सो देखते हैं, है ना। तो शैव धर्म और वैष्णव धर्म के उदय और विकास को आपको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को भी समझ लेना है, क्योंकि यहां से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग पाते हैं कि मौर्योत्तर काल में ही सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत, है ना। तो मौर्योत्तर काल का जो व्यापार वाणिज्य है ये महत्वपूर्ण है ना। इसको आपको देखना है कि कहाँ किन किन चीजों का हम लोग निर्यात करते थे, कहाँ से क्या क्या चीज यहाँ मंगाया जाता था, कौन कौन सा प्रमुख बंदरगाह था मौर्योत्तर काल का, है ना, उनका लोकेशन क्या था। यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो इसको आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। चूंकि प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्का भी मौर्योत्तर काल में ही जारी किया गया था, तो सिक्कों को भी आपको तैयार कर लेना है कि भाई कौन कौन सा सिक्का किन किन राजवंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। यहां से भी जो है सो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर जब हम लोग गुप्त काल में आते हैं, तो गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग पाते हैं क्या कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और गुप्त काल की संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फाह्यान के विवरण से संबंधित प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, फाह्यान की विवरणी को और गुप्तकालीन संस्कृति को, खास करके गुप्त काल के साहित्य को, है ना, आपको तैयार कर लेना है। इस काल में जो चित्रकला का जो विकास हुआ, संगीत कला का जो विकास हुआ, उसको आपको तैयार कर लेना चाहिए, है ना। गुप्त काल के पश्चात जब गुप्तोत्तर काल की हम लोग बात करते हैं, मतलब 550 से 750 एडी के बीच का जब हम लोग
बात करते हैं तो इसमें हर्षवर्धन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर्षवर्धन को आपको तैयार करना चाहिए बढ़िया से। हर्षवर्धन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पल्लव वंश से संबंधित प्रश्न और चालुक्य वंश से संबंधित प्रश्न, खास करके पल्लव और चालुक्य की संस्कृति से संबंधित प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो इसको आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है ना। फिर आपको लगे हाथ संगम युग भी पढ़ लेना है, संगम काल भी जो है सो पढ़ लेना है। अब संगम काल में जो संगम साहित्य है, तो संगम साहित्य से जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संगम साहित्य को जो है सो आपको तैयार कर लेना है ना। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न संगम हुआ था, है ना, तो कौन सा संगम कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, किस संगम में क्या कुछ घटनाएं घटी थी, उसको भी आपको जो है सो तैयार कर लेना चाहिए। और संगम समाज को बढ़िया से जो है सो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रमुख संगम शासक हुए तो उन शासकों से संबंधित प्रश्न भी जो है सो पूछे गए हैं, है ना। तो संगम काल को भी आपको तैयार करना चाहिए। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि सामंतवाद का जो उदय और जो विकास हुआ था, तो सामंतवाद के उदय और विकास को जो है सो आपको तैयार करना चाहिए, है ना, कि कैसे सामंतवाद का कंसेप्ट क्या है, ये कैसे आगे बढ़ा, है ना, किन किन तथ्यों की या फिर किन किन तत्वों की जो है सो भूमिका रही भारत में सामंतवाद के उदय और विकास में, उसको आपको समझ लेना चाहिए। फिर आपको जो है दर्शन का जो इतिहास रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में, है ना, जिसको हम लोग षड दर्शन के नाम से जानते हैं, तो ये 6 प्रमुख दर्शन को जो है सो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत जो टॉपिक अभी हम आपको यहाँ बताएं, यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से रहेगा ही रहेगा। लास्ट जो पीजीटी एग्जाम हुआ था, वहाँ उस एग्जाम में भी जो है सो इन टॉपिक से जो है सो प्रश्न पूछे गए थे, खास करके 16 तारीख वाला जो डेट में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो प्रश्न यहां से रहेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सेटर जो है वो इन टॉपिक से प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो आप पूरे सिलेबस को जरूर पढ़िए, लेकिन जो टॉपिक आपको हम यहाँ पर बताएं उसको जरा बारीकी से जो है सो पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को जो है सो आप सॉल्व कीजिए, है ना, प्रैक्टिस कीजिए। तो निश्चित रूप से आप प्राचीन भारतीय वाला जो खंड है इसमें आप बेहतर जो है सो स्कोर कर पाएंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर जो है सो चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि मेडिवल इंडिया के अंतर्गत आपको कौन कौन सा टॉपिक मुख्य रूप से देखना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।